ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो था लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब जो हम करने वाले हैं वो है ऑड मॉलिक्यूल, और ये तीसरी लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, तीसरी कमी। क्या? ऑड मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑड मॉलिक्यूल। तो ऑड मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो ऑड होते हैं और नेचर में हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूल आपको रेयर ही दिखेगा, कोई ऑड है। जैसे NO2, NO2 का आप डायग्राम बनाओगे तो N यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, यहाँ है सिंगल बॉन्ड O, और आप हमेशा देखोगे तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड ही होता है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो जरूर कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। देखो, 2 2 4, क्योंकि ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 6। तो 2 2 4 और 2 इसने शेयर कर रखे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के टोटल होते हैं 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे दे नेगेटिव साइन, तो अब ऑक्सीजन पे क्या साइन आ गया? नेगेटिव। अब ये आपका सिंगल बॉन्ड में रह सकता है, नहीं तो कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में नहीं रह सकता। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका तो ऑक्टेट देखो हो गया पूरा। आप देख भी सकते हो 2 + 2 + 2 + 2, इसका भी पूरा हो गया 2 + 2 + 4। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? आंसर है नो, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। 2 + 4 6 + 1 7। तो 7 इसके हैं, इसके 8 हैं, इसके 8 हैं, इसके 7 होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? ऑड मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑड मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बहुत जल्दी ये जो स्ट्रक्चर बनाने आएंगे आपके, उसमें हम इसको देखेंगे। लेकिन आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी की शुरुआत होती है, और यहाँ से आपके 2 डायग्राम एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, नाम है वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। अब वेस्पर थ्योरी की जो शुरुआत है, ये जो डायग्राम जो हमें बनाएगी, उससे हम लेविस डॉट डायग्राम बना सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी मॉलिक्यूल का, आसानी से। तो मेरे हिसाब से पहले हमें सीखनी चाहिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ताकि हम जो क्या नाम है लेविस के मॉलिक्यूल जो हैं वो इजीली क्या कर पाए, बना पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से। और इसके लिए आपको समझना होगा एक टेबल को। तो टेबल बनाने के लिए बहुत बढ़िया जो पैटर्न है वो ये होता है कि आप इस टेबल में इस चीज को याद रखो, ये वैल्यू है आपकी एक्स की, और ये वैल्यू है आपकी। कैसे कैसे वैल्यू एक्स की निकालते हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा ताकि हम बता पाए। पूरी टेबल अगर आपने देख ली तो आप पूरी की पूरी स्ट्रक्चर वेस्पर थ्योरी से बना पाओगे। एक्स की वैल्यू, और दूसरी है हाइब्रिडाइजेशन, एच मीन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और दूसरा जो हिस्सा है इसका वो है आपका लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हिस्सा है, इसे हम कहेंगे लोन पेयर। ठीक है, अगर मान लो लोन पेयर की अमाउंट होती है 1, लोन पेयर की जो अमाउंट है अगर मान लो 1 है, मैं इसको एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इसकी। ठीक है, इनफ है। अब इस लाइन में अगर आप ऊपर देखो तो ये आपके आएंगे क्या? लोन पेयर। ये आपके यहाँ से यहाँ तक के लोन पेयर है। अगर लोन पेयर मान लो 0, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या होगा? लोन पेयर मान लो 1 है तो क्या होगा? लोन पेयर मान लो 2 है तो क्या होगा? लोन पेयर मान लो 3 है तो क्या होगा? थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि और अच्छी तरह से डायग्राम बने।
तो एक लाइन और मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, इनफ है। अच्छा, एक लाइन और ऊपर से यहाँ इसके लिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इतनी इनफ है। 0 के लिए होगी, 1 के लिए होगी, 2 के लिए, 3 के लिए, 3 लॉन पेयर तक आपके सिलेबस में है। तो एक और लाइन, ओके। अच्छा, और एक और लाइन ऐसी ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारा पूरा फॉर्मेट जो है इसी में आ जाए, डायग्राम में ही। ओके, टेबल जिसकी समझ में आ गई तो वो तो देखो इसको अच्छी तरह समझ गया, अदरवाइज बाकी आपको प्रैक्टिस फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल का ही खेल है सारा सारा मोस्टली। तो देखते हैं, पहला जो लोन पेयर है वो मैंने बता दिया, ये 1 लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर है, और आगे चले तो ये 3 लोन पेयर है और आएंगे ही नहीं। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन एक्स की वैल्यू अगर मान लो आपकी 2 होती है, ठीक है, 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलते हैं एसपी। ठीक है, सिमिलर पैटर्न। ओके, और अगर एक्स की वैल्यू मान लो क्या होती है, 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगेन टेबल का वही पैटर्न, आप प्रॉपर स्पेस रखोगे तो डायग्राम जो है वो अच्छे बनेंगे, और नहीं तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर स्पेस रखना अपने सेक्शन में, जो डायग्राम जो हो वो क्लियर और बहुत बढ़िया डायग्राम जो आपके सामने आए। तो अगर x की वैल्यू मान लो आपकी होती है 4, तो इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, इसके अलावा फिर से जितने बड़े बड़े सेक्शन आपके होंगे उतना बढ़िया जो है डायग्राम आपके बन पाएंगे। अगर मान लो x की वैल्यू होती है 5, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे जैसे क्लास प्रोसीड होगी सारे के सारे जो पैटर्न है आपको समझ में आने लगेंगे। अगर x की वैल्यू होती है 6, तो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d2। ठीक है, हालांकि 6 ही तक ही है, लेकिन हम एक थोड़ा सा ज्यादा करेंगे इसमें। ओके, और अगर ये वैल्यू होती है 7, तो ये sp3d3, ये 12th में आएगा, लेकिन हम इसको यहीं पे खत्म कर देंगे। ओके, तो इतना इनफ है, ये हमारे पास सारे सेक्शन आ चुके हैं। अब इनका यूज करते हैं एक एक करके। देखो, 0 यानी कोई लोन पेयर है ही नहीं, ऐसा मोलिक्यूल कैसा बनेगा, जैसे ए, यहाँ पर है ए, और ये है आपका बी और बी। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है, इसे बोलते हैं लीनियर, इसकी शेप का नाम है लीनियर। ठीक है, अच्छा, कोई लोन पेयर sp हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं होता, तो डैश डैश डैश। और आगे चलते हैं। अब 3 में अगर क्या लोन पेयर है ही नहीं, 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो डायग्राम कैसा बनेगा, 1 2 3, ये बी ये सब बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड हैं सारे। एंगल 120 डिग्री। शेप क्या है इसकी, इसकी शेप से आप दिखाई दे रही है ट्राइगोनल प्लानर। दिस इज योर ट्राइगोनल प्लानर, इसकी शेप है ये। ठीक है, और अगर मान लो 3 है तो लोन पेयर 1 हुआ,
एक हुआ तो देखो एक लोन पेयर कैसा आएगा, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा वो लोन पेयर टॉप पे। अब ये बी है, ये बी है, शेप क्या है इसकी, इसको बेंट बोल सकते हो, बेंट, इस तरीके से बेंट, या वी शेप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि लोन पेयर को तो काउंट करते नहीं ना, सिर्फ ऐसे वी शेप, ये वी और या फिर वी शेप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो बेंट या फिर वी शेप, दोनों में से कोई भी एक। अच्छा, इसमें कभी दो लोन पेयर आ सकते हैं, आंसर है नो, दो लोन पेयर कभी भी नहीं आ सकते। आगे चलते हैं, फोर। फोर में अगर आपका ये डायग्राम है तो इसका इस तरीके से, जैसे CH4 है, मीथेन, ऐसा डायग्राम बनेगा, H H H, ये है आपका CH4 मीथेन। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका बॉन्ड एंगल बता सकता है? रेज योर हैंड, क्या कोई CH4 का बॉन्ड एंगल बता सकता है? 4 बॉन्ड एंगल हैं जो आपको अपने 11th क्लास में याद करने पड़ेंगे, उसमें से एक CH4 है। अमित बताइए। 90 डिग्री। 90 डिग्री गलत है। अभी और है कोई जो बॉन्ड एंगल बता सकता है CH4 का? चैट सेक्शन में इसको लिख के दिखाओ। 109 लिखा है शशांक ने, तो भाई 109.5 बिल्कुल क्लोज है, 109.5 डिग्री होता है इसका एंगल। शेप बड़ी पॉपुलर है, बड़ी पॉपुलर है, मैं बता रहा हूँ, टेट्राहेड्रल बोलते हैं शेप को, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अगर मान लो एक लोन पेयर है तो कहाँ आएगा एक लोन पेयर? एक लोन पेयर टॉप पे आता है यहाँ पे, और टॉप पे आने से ये आपका बी, ये बी और ये बी एक पिरामिड बन जाता है, ऐसे करके पिरामिड, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को तो काउंट करेंगे नहीं ना, ये क्या बन जाएगा, पिरामिड। कौन सा मॉलिक्यूल ऐसे कैरेक्टर शो करता है? आंसर है NH3 यानी अमोनिया। तो कोई बता सकता है अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या होगा? अमोनिया का बॉन्ड एंगल, NH3 अमोनिया का बॉन्ड एंगल चैट सेक्शन में लिख के दिखाओ। अमोनिया का बॉन्ड एंगल, भाई जितना हो सके ना आप ट्राई करो कि आप 12th की, सॉरी, जो दूसरा बैच है वो भी क्लास लगातार लेते रहो, ठीक है, क्योंकि नवंबर का लगभग एंड आ जाना और अमोनिया का बॉन्ड एंगल ना पता होना, तो अगर ये कोरोना टाइम नहीं होता ना तो इसमें आप बहुत पीछे होते फिर, ठीक है। तो एंगल है, एक तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ये कोई बॉन्ड एंगल नहीं हुआ क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर कोई बॉन्ड नहीं होता, तो आंसर है 107 डिग्री। ये 107 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल अमोनिया के केस में, और इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिड। ये पिरामिड बन गया आपका, ट्राइगोनल पिरामिड, पिरामिडल, ठीक है, ये पिरामिड बन जाता है ऐसे करके, पिरामिड। देखा होगा आपने पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड होते हैं, वहां भी पिरामिड है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिड। प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म भी एक पिरामिड है। अगर दो लोन पेयर आते हैं तो क्या करोगे भाई? एक तो आ गया आपका टॉप पे यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कौन से मॉलिक्यूल ऐसे कैरेक्टर शो करता है? तो आंसर है वाटर। वाटर की शेप जो होती है ऐसी होती है। अब बात आती है फिर से बॉन्ड एंगल, तो वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो मिल जाएगा आपको कितना, 104.5 डिग्री, ठीक है। ये वाटर के एंगल का, ये वाटर का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी शेप क्या होती है, वही अगर आप देखोगे ये इसकी शेप वही होगी, लोन पेयर तो काउंट करते नहीं ना, तो ये फिर से वी शेप, ऊपर देखो ऐसी वाली शेप, या बैंड शेप, इसे बोलते हैं बैंड शेप या फिर वी शेप, ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो बैंड या वी शेप, 3 लोन पेयर इसमें कभी नहीं आएंगे, तो ये आपका डैश, ये सेक्शन ब्लैंक है, ठीक है, 3 लोन पेयर कभी नहीं आएंगे। आगे बात करें तो 5, अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है तो क्या करोगे? तो इस केस में डायग्राम जो बनता है वो ऐसा होता है, 1 2 3, ठीक है ना, और ये 3 जो बॉन्ड हैं आपके वो एक ही पेज पे हैं, ये इस तरीके से, ये सिंगल पेज है, एक ही प्लेन में है तीनों के तीनों। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, ये एक ही प्लेन में ऐसा ऐसा डायग्राम बन जाएगा जो एक ही पेज पे है, यानी एक ही प्लेन में, ठीक है।
अब ऐसे डायग्राम को अगर आप इसमें लिखते हो, एक बॉन्ड आपका ऊपर वाला है, एक बॉन्ड आपका नीचे वाला है, ये इसका बिल्कुल किस तरीके से दिखाया गया है, ये दिखाया गया है ये कि प्लेन है। अब इस पेज में अगर मैं बीच में एक छेद करता हूं इस तरीके से, तो ये देखो, ये इस तरीके से दिखाया गया है ऊपर का और नीचे का बॉन्ड। ये पेन जो है बिल्कुल इस प्लेन के ऊपर और नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर इस पेन के टॉप पे और इस वाले इस पे कौन सा एंगल है, टॉप पे और ये इस वाले, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ये इस तरीके से, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, आंसर है ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल जो होता है इसका, इस बॉन्ड का इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो ये आपका हर जगह क्या है, बी है, बी है, बी है, ये एक ही प्लेन में है, और ये बी और ये बी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। ऐसे हर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसको मैं डायग्रामेटिकली जरूर बनाऊंगा क्योंकि ये खास है। यहाँ पर जो डायग्राम मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है, ये ग्रीन से जो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो याद रखना ग्रीन वाला जो बॉन्ड है आपका, ये इसे तीनों बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो ब्लैक में है दो बॉन्ड, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं ग्रीन वाले का नाम यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ब्लैक वाले का नाम जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड कितने होते हैं, दो होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने होते हैं, तीन होते हैं, ठीक है। और ये तीनों इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गई। इस शेप को क्या बोलेंगे, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल। सोचो ये ट्राइगोनल है, और इसके ऊपर की अगर इस टॉप को इससे मिला दिया जाए, ये इससे मिला दिया तो ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, बनता हुआ प्रिज्म। ऊपर जो बनता हुआ आपको दिखाई देगा ये होगा प्रिज्म, ठीक है। तो ऐसा ही प्रिज्म अगर आप नीचे बनाओगे तो नीचे बन जाएगा, ये देखो एक प्रिज्म नीचे बन गया। तो इस तरीके से दो प्रिज्म बनते हैं, इसीलिए इसकी शेप को क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, बाई का मतलब दो, पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसा काम करते हैं, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, PCl5। इस पे कई क्वेश्चन बनेंगे और इस वाले पे, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। तो उम्मीद है जानकारी मिली होगी। इसके बारे में मैं 4 पॉइंट बताता हूँ आपको। PCl5 की शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, एक पॉइंट। इसमें ग्रीन कलर के डायग्राम जो होते हैं वो इक्वेटोरियल होते हैं, ब्लैक कलर के डायग्राम जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 2 पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर ब्लैक और ग्रीन पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और जो ग्रीन ग्रीन आपस में बॉन्ड एंगल शो करते हैं वो 120 डिग्री होता है। इसकी चौथी बात, लास्ट बात, जो ब्लैक कलर के बॉन्ड हैं वो लेंथ में बड़े होते हैं, और ग्रीन कलर के बॉन्ड है वो लेंथ में छोटे होते हैं। दिख भी रहा होगा आपको, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, और बड़े बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं। इसीलिए PCl5 को एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल माना गया है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट जाता है, एक्सियल बॉन्ड जो है वो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये लेंथी होते हैं साइज में। अच्छा, अगर मान लो इसमें एक लोन पेयर आया तो कहाँ लगाओगे, याद रखना एक लोन पेयर अगर आता है तो उसे हमेशा आप यहाँ लगाओगे, बाकी एज इट इज, ठीक है। फिर से मैं वही ग्रीन कलर को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, इस ग्रीन पे यहाँ लोन पेयर है, ये ग्रीन है, ये बी, ये बी, और ब्लैक वाले भी आपके बी और बी। अब लोन पेयर को तो इग्नोर करते हैं, अगर मैं ऐसे यहाँ पर कहूँ यहाँ एक बच्चा बैठ गया, यहाँ बच्चा बैठ गया, तो इसकी शेप क्या होती है, सीसो, वो झूला होता है ना सीसो, वैसे इसकी शेप होती है। किसी को ये झूला समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, तो यहाँ देख लो इस झूले को, ये है लोन पेयर, ये बच्चे के बैठने का है, और ये सी। तो
एक बच्चा आपका जो है वो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक बच्चा जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सीसो है, झूलने वाला। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो शेप है इसको हम बोलते हैं सीसो। अच्छा, और अगला अगर दो लोन पेयर आते हैं तो क्या करोगे भाई? अगर केस ऐसा है, दो लोन पेयर है, तो अब की बार यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, और फिर से मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। ये लोन पेयर यहाँ है, ये लोन पेयर यहाँ है, दो आए तो ये बी है, और यहाँ ऊपर जो है ये ब्लैक में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आपका दूसरा बी है, और ये वाला बी है। अब क्योंकि लोन पेयर को तो इग्नोर करते हैं, तो शेप क्या रहेगी इसकी? दिस इज योर टी शेप। एज यू कैन सी, ये आपकी टी शेप है, ये इस तरीके से, दिस टी शेप। इन केस लोन पेयर तीन आए तो आप कहाँ लगाओगे? तो तीनों के तीनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे। ठीक है, और अब सिर्फ आपके पास जो रहा वो ऊपर भी और नीचे भी। क्या आप पूरे डायग्राम को देखकर बता सकते हो इसकी शेप क्या होगी? चैट सेक्शन में लिखो इसकी शेप क्या होगी। अब लोन पेयर इग्नोर होते हैं, चैट सेक्शन में लिखो। तो भाई शशांक का जवाब, रेनू का जवाब, अब्दुल का जवाब, तीनों का बिल्कुल ठीक है। अमित बिल्कुल ठीक है, आंसर है लीनियर। बिल्कुल सही, आप इस गेम को पकड़ गए हो, लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये सेक्शन भी खत्म। अगर मान लो x की वैल्यू 6 आई तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, और इसका डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा आपका कैसा? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन जाएगा। और B यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस आप ये मान लो अब की बार आपका ग्रीन कलर जो है वो ये है। आप समझ गए होगे, ये भी एक प्लेन है, यानी एक पेज पे है। ठीक है, ये इस तरीके से एक पेज पे है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये एक्सियल बॉन्ड है, तो ये आपका बी और बी यहाँ पर आ गया। यानी इसके लिए मैं एक फिर से एक अलग डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ये डायग्राम बनता है। देखो, एक और फ्रेश पेज लेना होगा मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एक ही पेज पे 1 2 3 4, ये एक ही पेज पे ये चार बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे आपके, और चारों बॉन्ड क्या है? बी है, तो बी 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 और बी, ये चारों बॉन्ड इस तरीके से आपको ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, और बिल्कुल इनके बीचों बीच में से एंगल जाएगा इस तरीके से, जो आपने ब्लैक कलर में देखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल बीचों बीच में से इस तरीके से जाएगा। ये यहाँ पे आपका, तो ये जो एंगल ऐसे गया हुआ है ऊपर और नीचे दोनों, बिल्कुल इसके बीचों बीच में ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, 3 डायमेंशनली। और अब यहाँ पर सारे ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से के प्रिज्म आपको इजिप्ट में देखने के लिए मिलेंगे, रहस्यमय प्रिज्म है वो, तो उसे पिरामिड बोलते हैं। ऊपर जो बन गया ये एक पिरामिड है। ठीक है, ऐसा ही पिरामिड क्या कहाँ बनेगा? ऐसा ही पिरामिड आपका नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पिरामिड बन रहे हैं ये इस तरीके से एक पिरामिड जो नीचे बन जाएगा। ये जो पिरामिड नीचे और ऊपर बना हुआ है, इसी की वजह से इसकी शेप क्या हो जाती है? स्क्वायर। इसकी शेप होती है स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। और इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। अब कई कहते हैं सर इसको ऑक्टाहेड्रल क्या क्यों बोलते हैं? ये देखो, इसको ऐसे मिला दिया तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक ट्राइगोनल आपको एक
एरिया दिखाई देगा, ये ट्राइगोनल एरिया है ना, ट्राइगन और एरिया। ऐसे अगर मैं इसको मिला दूं तो एक ट्राइगन यहाँ दिखाई देगा, एक अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो एक इसके पीछे दिखाई देगा, और इन तीनों को देखोगे तो एक यहाँ दिखाई देगा। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे कितने एरिया हो गए आपके, ये एरिया हो गया आपके चार, चार ट्राइंगल आपको दिखाई देंगे होंगे। और इन चार ट्राइंगल के जैसे ही नीचे भी कितने आपको दिखाई देंगे, चार। ठीक है, तो नीचे भी चार दिखाई देंगे। तो ये 8 ट्राइंगल की वजह से इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर मान लो एक लोन पेयर आया तो ये कहाँ लगाओगे, तो भाई आंसर है, अगर एक लोन पेयर आया तो हम उसको इसके टॉप पे लगा देंगे इस तरीके से। ये देखो 1 2 3 4, और एक जो लोन पेयर जो बात आ रही है वो इसके टॉप पे यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये आपका बी 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 और बी, और एक आपका ये नीचे आ गया बी। ठीक है, अब इसकी शेप क्या होगी, ऊपर तो पिरामिड है ही नहीं। अब इसकी शेप जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर। स्क्वायर, एक ही पिरामिड है नीचे तो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका पूरा। और दो अगर लोन पेयर आते हैं तो उसका क्या करोगे, बिल्कुल इसका भी इलाज है। अगर दो लोन पेयर आते हैं तो 1 2 3 4, ये तो एज इट इज है। ठीक है, एज इट इज है। और दो लोन पेयर आपके कहाँ लगेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये आपका बन गया स्क्वायर। स्क्वायर, और अब कोई लोन पेयर है ही नहीं, पिरामिड है ही नहीं, तो प्लानर, एक ही प्लेन में है ये। तो ये स्क्वायर प्लानर हो गया। 3 लोन पेयर इसमें आते नहीं, हटा दो। लास्ट डायग्राम जो है, फाइनल डायग्राम, वो होता है ये 7 का। 7 में क्या होता है, ये आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और एक ऐसे 5, ये पांचों पेंटागन आपको इस तरीके से, मैं ग्रीन कलर का दिखा रहा हूँ, ये पांचों पेंटागन होते हैं एक ही प्लेन में, एक ही पेज पे। अब आपको डायग्राम दिखाने की जरूरत भी नहीं है, कैसे है पता लग गया होगा। इस तरीके से एक ही पेज पे होते हैं पेंटागन, ये देखो पेंटागन। ठीक है, और इन पेंटागन के बिल्कुल इसी तरह से एक यहाँ और एक यहाँ एंगल होता है, बी बी, और बाकी आपके ग्रीन कलर वाले 1 2 3 4 5। नाम क्या है भाई, इसका नाम है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, तो ये पिरामिड जो है, जो इजिप्ट में आपने देखे हैं, एक बुक है जिसका नाम है एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट सी आएगा, वो उसमें इसी का जिक्र है बहुत ज्यादा। ए, एक लोन पेयर हुआ तो वो लोन पेयर कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, और वो लोन पेयर अगर यहाँ आ गया तो बाकी एज इट इज आप बना दो, बी 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 बी। ठीक है, और फिर ए वगैरह ऐसा का ऐसा, ये ए ऐसा का ऐसा बी, और ये बी, इसको बोलते हैं, इसकी शेप क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यानी इस लॉन पेयर ने ऑक्टाहेड्रल की शेप बिगाड़ दी, तो उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दो लोन पेयर इसमें कभी भी नहीं होते। ठीक है, यहाँ भी नहीं होते, 3 भी नहीं होते। तो कुल मिला के जो पूरी टेबल मैंने अभी बनाई है, ये टेबल का खेल आपको, इतनी टेबल का खेल जो है ये आपको दे सकता है कितने मार्क्स, 2 मार्क्स 11th क्लास में। और कई तो बच्चे ऐसे लग रहा है बिल्कुल यहीं पे डिपेंड है कि जो यहाँ कर लिया वो कर लिया। चैप्टर नंबर इसके बाद 5 6 7 रहता है, और दूसरी बुक जो है वो आप साथ साथ जरूर करते रहो, आपके पास सारी वीडियो अवेलेबल है ऐप पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वहाँ चली हुई है, उसको भी साथ साथ करो, नहीं तो आप भाई पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब क्वेश्चन आता है कि हम एग्जाम में किस तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने हैं और कैसे आपको करने हैं। अब देखो टेबल का यूज,
एग्जाम में कुछ इस तरीके से वो पूछेंगे। पहला क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके 20, ठीक है, और उसके बाद तो भाई तुम बिल्कुल इतने परफेक्ट हो जाओगे कि सारे क्वेश्चन बड़े आराम से अपने आप ही कर दोगे। कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी अजीबोगरीब लगी होगी। एक तो ये कि ये एक्स की वैल्यू कैसे आती है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो देखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है BeCl2 एक्स की वैल्यू निकालने के दो तरीके, जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज करना। एक तो ये x इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटाइन प्लस एनाइन, ये इसका फॉर्मूला है। तो हाफ कर दो, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, कौन है सेंट्रल एटम? बेरिलियम। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? निकाल लो, 2 आएंगे। मोनोवैलेंट एटम, क्या क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है? रेज योर हैंड। क्या क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है? रेज योर हैंड। अभी तक एक भी हैंड रेज नहीं हुआ है तो मैं बता दूं। शशांक बताइए। सर चैट सेक्शन में लिखो, चैट सेक्शन में लिखो भी, मोस्टली हम चैट सेक्शन का यूज करेंगे। चैट सेक्शन में आपको लिखना है कि क्या ये मोनोवैलेंट एटम है। अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं बता देता हूँ, यस है। कैसे पता लगा कि ये मोनोवैलेंट एटम है? शशांक ने नो लिखा था लेकिन आंसर है यस। आज का दिन शशांक आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, इट्स ओनली ए बैड डे नॉट ए बैड लाइफ, ठीक है। कल का दिन फिर आएगा, फिर कोशिश करना। Cl जो है ये मोनोवैलेंट एटम में क्या होता है? मोनोवैलेंट, जिस पर सिंगल चार्ज हो, या तो सिंगल नेगेटिव या सिंगल पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट एटम। डाइवैलेंट, जिस पे 2 चार्ज हो, 2 चार्ज हो, या तो 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव। Cl सबको पता है, बड़ा पॉपुलर है Cl नेगेटिव के लिए, जिससे सिंगल चार्ज होता है, इसलिए ये मोनोवैलेंट एटम है। लिख दो कितने हैं टोटल? 2। कैटायन का मतलब पॉजिटिव, कोई मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है? नो, नहीं, हटाओ। एनायन, क्या पूरे मॉलिक्यूल पे कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं, हटाओ। कई ये सोचते होंगे यार पूरे मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है। लो मैं बताता हूँ। SO4 2 नेगेटिव, देखो पूरे मॉलिक्यूल पे 2 नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज यानी एनायन है, A4 एनायन। तो आपका फाइनली आंसर कितना आया? मल्टीप्लाई 4, आंसर आया 2। 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है एक S एक P, यानी हाइब्रिडाइजेशन है SP। आने वाली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन की 2 दिन की क्लास होगी, उसमें पूरा सीखोगे आप। अब जैसे कि मैंने बताया, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका आप चाहते तो एक्स की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते थे, BeCl2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के कितने होते हैं? 2 हैं। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 2 14, ऐड कर दो 16। अगर आपका सम 8 से ज्यादा आता है तो उसको 8 से डिवाइड कर दो। 8 2 16। आंसर क्या आया? आंसर है 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2 आ गई है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? SP आ गई। तो ये तरीका जो है वो सबसे जल्दी खत्म होता है, बहुत इजी है। तो कई बच्चे यही तरीका यूज करते हैं, कर लो। एग्जामिनर को तो क्या चाहिए? आपका वेस्पर थ्योरी से स्ट्रक्चर चाहिए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाले हो। अगर मान लो एडिशन, इन दोनों का एडिशन 8 से कम आता है तो किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। 8 से ज्यादा आता है तो किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गई? SP। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, रूल देख लो। रूल है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आंसर, ये स्टेप है 5 स्टेप। एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए, फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन को देखकर ज्योमेट्री पता होनी चाहिए,
फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, फिर आप क्या बताओगे, शेप बताओगे। तो ये 5 स्टेप अगर आपको आगे समझ में तो आप वेस्पर थ्योरी का स्ट्रक्चर बना पाए, नहीं तो नहीं बना पाए। जैसे मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में x की वैल्यू है 2, हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो sp की ज्योमेट्री कौन बताएगा? आंसर है टेबल। टेबल में जाओ, ये देखो टेबल में x की वैल्यू 2, ये रही, हाइब्रिडाइजेशन ये रही, ज्योमेट्री कौन बताएगा? ये बताएगा, ये देखो ज्योमेट्री a और b। तो वैसे ही देख के हम इसको ज्योमेट्री को बना देंगे। क्या ज्योमेट्री है? BE और यहाँ पर CL, एंगल है 180 डिग्री। और भी मैं अच्छी तरह बता देता हूँ, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। असल में ज्योमेट्री होती है BE और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगा के छोड़ दो, बस इतने को बोलते हैं ज्योमेट्री। बस इतने को, सेंट्रल एटम और बॉन्ड लगा के छोड़ दो। कौन बताएगा? ये टेबल बता देगी बहुत इजीली। स्ट्रक्चर बनाओ अब इसका। BE, जगह कितनी है आपके पास? 2। एटम कितने हैं? वो भी 2 हैं, लगा दो, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो स्ट्रक्चर बन गया ना आपका। एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो शेप बताओ इसकी। शेप देखो, ये भी आपकी टेबल बता देगी। शेप देख लो, ये लीनियर शेप। तो जाओ नीचे लिख दो लीनियर, गेम इज ओवर, खत्म। तो ये 5 स्टेप हैं जो आपको हर बार करने हैं। जिसने एक भी स्टेप काट दिया तो वो आगे जाके फंस जाएगा क्वेश्चन फिर दोबारा। ठीक है, और एक प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है BCl3 नंबर 2, BCl3। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे। दोनों तरीके यूज कर रहा हूं मैं अभी भी। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन, ये। अब यहाँ पे हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी 3 है। मोनोवैलेंट एटम आपको अच्छी तरह पता है, ये भी 3 है। कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है। यू नो वेरी वेल, आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। चलो दूसरा प्रोसेस यूज कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस जो है वो BCl3 निकालने का क्या है प्रोसेस? बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, 3 है। क्लोरीन के 7 3 जा 21, ऐड कर दो 24। 24 है तो किससे डिवाइड करोगे? 8 से ज्यादा है तो 8 से 24। आंसर क्या आया? 3 आया। एक्स की वैल्यू ये भी 3 बता रहा है, एक्स की वैल्यू ये भी 3 बता रहा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है 3 की? sp2। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। तो फिर से आपके वो 5 स्टेप होते हैं शुरू। हाइब्रिडाइजेशन से पहले x की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। हाइब्रिडाइजेशन sp2। ज्योमेट्री कौन बताएगा? टेबल बताएगी ज्योमेट्री। टेबल में जाओ, 3 पे ये रही ज्योमेट्री। A 1 2 3 कर दो भाई, ये आ गया आपका B 1 2 3, बस इतनी। इसको बोलते हैं ज्योमेट्री। स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? B 1 2 3, जगह कितनी है? 3 जगह है। एटम कितने हैं हमारे पास? ये भी 3 है, लगा दो Cl Cl Cl। एंगल 120 डिग्री। अब इसको देखकर कोई शेप बता सकता है? तो यस, शेप बता सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर। ये भी आपकी एनसीईआरटी टेबल बताएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और मैं अब होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको घर से करना है। नंबर 3 नाम है CH4, नंबर 4 नाम है PCl5। ठीक है, और नंबर 5 ही दे देता हूँ, ये है आपका PClSF6। तो देखते हैं, ये डायग्राम बनाओ और मेरे को अपने आंसर सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। उम्मीद है आसान भी लगी होगी।